नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और आज 5 अगस्त का दिन है। ठीक आज से 2 साल पहले एक काला कानून जो कि 70 साल से बेड़ियों के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर पाँव में बेड़ियों के तौर पर बंधा हुआ था, वो था 370 और 35A, जिसके लिए लगातार कई सारे वर्ग बात कर रहे थे और परेशानी कुछ लोगों को है जो आज भी है। लेकिन ये 370 का ख़त्म होना, 35A का ख़त्म होना, आज भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बैक चैनल से आज भी ब्यूरोक्रेसी के तौर पर या पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पर आज भी 370 और 35A की कुछ रिस्ट्रिक्शंस जम्मू कश्मीर में हैं, जिसको देखते हुए आज भी जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। लेकिन एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था और हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के लिए एक ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 1990 में जब इनको निकाल दिया गया था, एक बार फिर से मैं ये रिकॉर्ड स्टेट करना चाहूँगा, 1990 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। ये माइग्रेशन नहीं थी। तो जिन लोगों को माइग्रेशन जैसी दिमाग में अभी भी वो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी तरफ से, उनको मैं क्लियर कर दूं, निकाला गया था। अपने घर से निकालना और अपने घर को खुद छोड़ना बहुत फ़र्क होता है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं कश्मीरी हिंदू पंडित समाज में एक बहुत ही बड़ी हस्ती, जो एक लेखक होने के साथ साथ इंटरनेशनल फोरम तक जम्मू कश्मीर को, कश्मीरी हिंदू पंडित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्निशेखर जी। उनसे हम बात करेंगे। अग्निशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्निशेखर जी, आज का ये दिन, आज से ठीक 2 साल पहले कश्मीरी हिंदू पंडित समाज ने भी बड़ी खुशियाँ मनाई। 2 दिन पहले मीनाक्षी लेखी जी एक स्टेटमेंट देती हैं और उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही, पूरे देश के अंदर वो बातें जो हैं उसको पसंद नहीं किया गया। आप उस स्टेटमेंट को भी कैसे देखते हैं और साथ में आज के इस दिवस को कैसे मतलब कश्मीरी हिंदू पंडित समाज देख रहा है? 1947 के बाद और ख़ासकर भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से हमारे समय तक 5 अगस्त का जो दिन आया 2 साल पहले, जब धारा 370 और 35A निरस्त की गई, ये ऐतिहासिक तो है ही। मैं इसे ये भी कहना चाहूँगी, ये युगांतरकारी एक पहलू है, कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने हटाया। शायद यही हटा सकते हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, लेखक के नाते, जैसे आपने मेरा परिचय दिया, जो कि मैं हूँ, मेरे लेखक मित्रों में ऐसे अपार संख्या में जो वो हैं जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं। सार्वजनिक तौर पे तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे, चैट में, फ़ोन पे उन्हें कहा ये तो यही कर सकता था यार, नरेंद्र मोदी ही हटा सकता था। यानी आपके धुर विरोधी, धुर शत्रु जो आपके राजनीतिक से हैं, वो भी इस निर्णय को लिए जाने का लोहा मानते हैं। रही बात हमारी, हम जब 1990 में, आपने जैसे आपने सही शब्दों में कहा, ये निष्कासन है यार, ये माइग्रेशन नहीं है। और माइग्रेशन क्यों है, रिटर्न क्यों है, माइग्रेंट क्यों, उसके पीछे एक राजनीति है। और हमारे लिए तो हमने दुनिया भर को कहा, हमने तो पहले तो अभिनंदन किया, इसका खुल के अभिनंदन किया, पूरे विश्व में किया, जहाँ जहाँ कश्मीरी हिंदू है, पंडित है, हमने सब जगह सड़कों पे आकर के, जो भी मीडिया आपने, और हम, आपको पता है दुनिया भर में सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव हैं, सब जगह वेलकम हुआ। और इसको युगांतरकारी, एपॉक मेकिंग डिसीजन, ओके, क्योंकि हम देश को ये समझ में नहीं आता था। आज भी कुछ दुराग्रही लोग होंगे जो समझना नहीं चाहेंगे, मानकर भी, कि हम इसकी राजनीति के शिकार हैं। न केवल हम, जम्मू भी इसी का शिकार है, लद्दाख भी इसी का शिकार थे। धारा 370 यानी क्या? धारा 370 यानी एक कैमोफ्लेज, एक धोखा, एक कवच बनाया गया, जिसके पीछे एक मुस्लिम सांप्रदायिकता की सोच थी, और वो जो अलगाववादी थी कि हम विशिष्ट हैं, हम खास लोग हैं। खास क्या है? आप भी जम्मू से हैं, मैं कश्मीर से हूँ, क्या खास है हम में? क्या 4-4 बाहें हैं, 10-10 सिर हमारे हैं रावण की तरह, या क्या खास है? क्या छत्तीसगढ़ के लोग खास नहीं हैं? दक्षिण भारत के लोग खास नहीं हैं? उड़ीसा के लोग खास नहीं हैं? पूरे पूर्वोत्तर के लोग खास नहीं हैं? लेकिन ये खास क्या है? ये राजनीति है, और राजनीति अलगाव। तो इस अलगाववादी राजनीति की जड़ में जो था वो धारा 370 था, कम्युनलिज्म इन डिस्गाइज, ये छलावा था, उसके हम शिकार थे। और हम पूरे जब से हमने जम्मू आकर के शरणार्थी जीवन से संघर्ष अपना स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहला था कि 370 हटाई जाए। और हम बराबर
30 साल से इसके साथ थे कि हटाई जाए, क्योंकि हमारे जो हमने मार्गदर्शन दिया है, जो रास्ता हमने समाधान का दिया, उसमें है कि कश्मीर घाटी के अंदर आप यूनियन टेरिटरी अंदर बनाओ और जहाँ कोई धारा 370 ना हो, तो हम बहुत खुश हुए। इसलिए ये युगांतरकारी एक कदम है। लद्दाख का यूटी में बदलना भी युगांतरकारी है। अब जम्मू का बदलना, जम्मू के लोग चाहते हैं ऐसा, अगर ऐसा होता ये एक और युगांतरकारी होगा, क्योंकि जम्मू के अपने खतरे हैं। मैं उस पर लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, तो मैं इतना ही संकेत भर करता हूँ कि जम्मू भी इसका पीड़ित था और वो कोई रीजनल इम्बैलेंस या जातिवाद नहीं है, ये कम्युनल डिवाइड था जम्मू का। जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ, वो भेदभाव आंचलिक या क्षेत्रवाद से प्रभावित नहीं था कि आपके जम्मू के इसलिए नहीं, यहाँ एक आस्था फिर भी वही थी। अगर जम्मू, मान लीजिए कि जम्मू 60 लाख डोगरा, मान लीजिए कि वो जिस आस्था से है, हिंदू है, तो ये नहीं होता, तो तब भी क्या भेदभाव होता? नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम था। न केवल हमारे, इसको हम छोटा सीमित करके ना देखें, ये पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश ने वेलकम किया आपका। तो इसलिए इस दिन को भारत के संविधान के इतिहास में, भारत के जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके इतिहास में, ये बहुत बड़ा कदम था धारा 370 को हटाया जाए। हम बहुत खुश हुए हैं, रहेंगे। लेकिन उसके बाद को जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिसके लिए आपने मुझे अवसर दिया, अपने मीडिया के माध्यम से मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर अक्सर जाने जाते हैं, और मुझे ये अपने दर्शकों को, मित्रों को जो दूर दूर तक फैले हैं, उनको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि आप जिनको मेरे दर्शक देख रहे हैं, आपने पिछले एक दशक के समय में अगर आप पत्रकारिता का इतिहास लें, तो इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको संकोच में डाल रहा हूँ, पीछे मैं कहता रहा हूँ, आपने सच्ची, निडर, निर्भीक और एकदम साहसी पत्रकारिता के मानक स्थापित किए हैं। आई सैल्यूट योर डेडिकेशन एंड और इसके लिए आपने क्या क्या झेला वो भी मैं जानता हूँ। तो रही बात कश्मीर के इसके इतर आज के दिन के 2 साल हो गए, 2 साल में क्या बदला, ये प्रश्न शायद आप पूछने वाले हैं या मैंने खुद ही कह दिया। बदला तो इतना ही कि संवैधानिक परिस्थिति बदली, स्थिति बदली कि 370 आज नहीं है, 35A आज नहीं है। लद्दाख जो बेचारा इतने साल पिसता रहा जम्मू कश्मीर में, उसमें भी जो कश्मीर की मुस्लिम कम्युनल हेजमनी वर्चस्व की राजनीति थी, सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम राजनीति का जो वर्चस्व, उसमें दबता रहा लद्दाख। बेचारे शरीफ लोग हैं, बेचारे बहुत ही संस्कृति निष्ठ हैं, तो वो बच गए, तो हमको उनकी ओर से ज़्यादा खुशी है, तो वो बच गए। अब रही बात हमारी कश्मीर की और जम्मू की, तो जम्मू के नेता, जम्मू के प्रवक्ता बोलेंगे, मैं कश्मीर पर बात करना चाहूँगा। हमारे लिए उसके बाद कुछ नहीं बदला है आज तक, और बदलता तब है जब आपके पास दृष्टि हो, बदलने की इच्छा भी हो, और आप कर सकने की जुगाड़ में हों, जो आपने दिखाया 370। उसके बाद हमको एक निराशा का एक चक्र दिखता है आप में और कांग्रेस की नीतियों में। कश्मीर को लेकर के, कश्मीरी हिंदुओं को लेकर कोई अंतर, सारे भेद मिट रहे हैं, और जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनका तुष्टीकरण था, आप उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। पहले हम कहते तो आप भड़क जाते, आप कहते ये बकवास कर रहे हैं, ये करें, देखो जी कितने। लेकिन मैं आपको सप्रमाण कह सकता हूँ, दुनिया जानती है कि मुझे व्यक्ति के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पनन कश्मीर जो एक आंदोलन है, एक पूरा अखिल भारतीय पैन इंडिया मूवमेंट है जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर को एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखती है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, भारत है, कश्मीर भारत है, इस दृष्टि से हम देखते हैं। सनातन है, इंडिक सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा सेंटर। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़ारों साल से कहते आ रहे हैं लोग। तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको भारत से काटना, फिर भारत से काटकर सारी दृष्टि आपकी देशवासियों को समझना चाहिए मेरी बात को लेकर के, कि पूरा जो ये पैन इस्लामिक मूवमेंट चल रहा है, जिसको कभी आप किसी नाम से पुकारते हो, सीधे सच्चे सही नाम से नहीं पुकारते हो, तो इनकी दृष्टि पूरे हिमालय पे है, और उस हिमालय पे साझीदार चाइना है आपके साथ, चीन की दृष्टि हिमालय पे है, पाकिस्तान की दृष्टि हिमालय है। तो जो पूरा आप कोराकरम से लेकर के आप अरुणाचल तक जाओ, तो भारत की आत्मा है हिमालय। और कालिदास ने तो कहा ये देवतात्मा है, अस्ते उत्तरस्याम दिश देवतात्मा।
हिमालय को कहा गया है। ये पृथ्वी का मानदंड है। अगर ये मानदंड आप तोड़ते हैं तो भारत इज गॉन। तो भारत को तोड़ने का विनाश जो ये सोचते हैं, उसके लिए इनके पास कश्मीर है, फिर हिमालय है, और कश्मीर के बाद ये पीर पंचाल जिसको ये कहते हैं, संस्कृत में है प्रवर पंचाल, वीर पंचाल। तो ये जो पंचाल है, पंचाल के माध्यम से जम्मू में जो डेमोग्राफिक चेंज सुनियोजित ढंग से की जा रही है, वो उसी का हिस्सा है पूरा ये करना। तो उस दृष्टि से जब हम 370 हटाने की बात करें तो पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को के लिए ये हर्ष का ये है। लेकिन उसके बाद जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, अपेक्षाएं थी, वो पूरी न होने की बात तो दूर, जो आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है, वो उनके समर्थकों के लिए, लाखों समर्थकों के लिए जो जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, उनके लिए विश्वासघात से कम नहीं है, उनके लिए अपमानित होने से कम नहीं है, आहत होने से कम नहीं है कि आप फिर जो आपकी प्रायोरिटी का लिंक है वो उधर ही है। मतलब मान लीजिए, आप मुझे ये बताइए, धारा 370 हटने के बाद से आप आंकड़ों में अभी कोई भी उलझा सकता है, ये आतंकवाद कम हो गया, अब 200 रह गए। यार मेरी उम्र भी इतनी हो गई, 32 साल से हम यही सुनते हैं, अब कश्मीर में ना 200 आतंकवादी हैं, 300 आतंकवादी, ये 200-300 क्या अजर अमर कोई देवता हैं, कोई आत्माएं हैं जो मरती खत्म ही नहीं होती हैं? ये 200-300 आंकड़ा क्या है? इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं। ये आर्मी के जनरल तक कहते हैं, ये पॉलिटिशियंस तक कहते हैं। पहले ये कहते थे अब बर्फबारी पहाड़ों पे बहुत हुई, सर्दियों में आतंकवाद कम हो गया क्योंकि बर्फ गिरी है। आजकल कहते हैं धारा 370 हट गई, आतंकवाद कम हो गया। यार आतंकवाद आता कहाँ से है? ठोस रूप से पाकिस्तान समर्थन देता है, लेकिन ये आता कहाँ से, क्या प्रेरणाएं क्या हैं, उसकी जड़ में क्या है? उस जड़ को आप एड्रेस नहीं करोगे, यानी जिनोसाइड को एड्रेस नहीं करोगे, पैन इस्लामिक जिहाद को आप एड्रेस नहीं करोगे, तो आप कॉस्मेटिक चीज़ें करते हो। तो इसलिए जो जड़ है इस आतंकवाद की, अलगाववाद की, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होनी चाहिए थी 370 के बाद, वो नहीं है। आपको शौक होगा कि जो धारा 370 हटने से पहले जो जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप था, उस सेटअप में कहीं किन्हीं कुर्सियों पे, पदों पे चेहरे बदल गए होंगे, पॉलिसी वही है, डिसीजंस वही है, आ रहे हैं, तो आप में बदला क्या? और बदलाव में अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उससे पहले आपने मीनाक्षी लेखी जी का दिया, उस पर तो बाद में याद दिलाइएगा, मैं करूँगा। ये जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, लोकसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 मंत्रालयों से जुड़ी हैं, विदेश से भी, संस्कृति से भी, और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और उसके अलावा ये एक एक्सपर्ट फैमिली से हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भारतीय संविधान के एक्सपर्ट, पीएन लेखी से लेकर इनके पति और स्वयं ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, इनको आप मूर्ख नहीं कह सकते, इनको आप यूं ही नहीं कह सकते, कह दिया होगा भावुक हो गई होंगी या इनका पर्सनल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं, क्योंकि खंडन कहीं से नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खंडन किया, न किसी भी नेता ने खंडन किया, जबकि लोगों ने अपील की नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर से, खंडन करिए इसका, इनसे कहिए कि माफ़ी मांगे। अगर वो भी चुप हैं तो उसका मतलब है कि इसको पता है कश्मीर की नीति, जम्मू कश्मीर की नीति, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा इतनी पदवियाँ इसके पास हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस नेता ने, मीनाक्षी जो अदरवाइज काफ़ी मेधावी हैं, बहुत होशियार वकील गिनी जाती है, इसने पर्दाफाश किया भारतीय जनता पार्टी का, जो शायद पर्दे में रखकर बातें करती थी पार्टी कि कश्मीरी पंडितों को वापस लिया जाएगा। पहले लोग तो कहते थे डिग्निटी एंड ऑनर, वो इन्होंने नहीं कहा, वो तो मनमोहन सिंह तक की सरकार के थे डिग्निटी और ऑनर के साथ। अरे यार तुम लोग कौन होते हो डिग्निटी एंड ऑनर मेरी तय करने के? मुझे रहना है ना, डिग्निटी एंड ऑनर क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे नहीं बताएंगे दिल्ली में बैठकर। तो इसी तरह ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो कश्मीर वापस ले जाना है, अब जो पनून कश्मीर कहता है कि हमको अंदर एक चंडीगढ़ नुमा, चंडीगढ़ एग्जैक्टली नहीं, यानी आपको पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, आपको यूनियन टेरिटरी अंदर चाहिए, और जहां भारतीय संविधान, कोई भी देशवासी आकर के बस सके हमारे साथ। सारी लड़ाई तो डेमोग्राफी की है ना। आप 5% थे और वो 95% थे। 95% जो मेजॉरिटी कश्मीर में थी, जिनकी हेजमनी थी, उसमें 5% स्टैंड नहीं कर पाए।
तो इसलिए आप ये 5% में भी मान लीजिए कि आप जो तौर तरीका अपना रहे हैं, ये कितना टिकेंगे वहाँ? अगर आप उसी पे बजिद हैं तो आप इनको 10 जगह ले जाएंगे, जी हम 10 जगह बसाएंगे, ये तो आप क्या कह रहे हैं? दूसरे शब्दों में आप हमको सौंप रहे हो, आप हमको एक मॉर्टिगेज रख रहे हो, परमानेंट मॉर्टिगेज, क्योंकि वहाँ हमारी दृष्टि से कुछ बदला नहीं है, परिस्थितियाँ वहीं की वहीं हैं, और मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी वही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। आज की तारीख में भी मैं देशवासियों को आपके जेके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मित्रों, जो कि ये सीमा प्रांत है कश्मीर, और पाकिस्तान, चीन और भी अन्य देश, शत्रु देश आपके साथ पड़ोसियों के रूप में जुड़े हुए हैं। और इसमें कितना बड़ा हास्यास्पद था कि पीडीपी या जो बीजेपी की सरकार भी उनके साथ थी, ये लोग क्या कहते थे, पीडीपी खासकर, कि डीमिलिटराइजेशन करो, ऐसे सीमा को मिलिटराइज करना चाहिए या डीमिलिटराइज करना चाहिए, और उसके बाद पोरस बॉर्डर छोड़ो। दुश्मन दो देश को जो सीमा हो तो उसको पोरस करता है कोई किसी देश में? एक मिसाल बताओ, नहीं करते हैं। फिर संयुक्त करो जी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और ये कश्मीर, दोनों में एक संयुक्त साझा सरकार रहेगी। ड्यूल करेंसी की बात तो आप ये कहना चाहते थे, जिसका दुर्भाग्य से भाजपा भी साथ दे रही थी क्योंकि सरकार में थी, कि जो पीओ जेके है वो तो वही रहेगा, वैसा ही रहेगा, और जो हमारा इनके बीच में ब्रिज लगाते हैं। तो आप मान रहे थे ये लोग हैं वो जो इस दृष्टि से। और फिर आपने अब 370 की आपने बात की, 370 को कैसे देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया जाता था कि ये जी कश्मीर, जम्मू का तो नाम लेते ही नहीं थे, लद्दाख तो था ही नहीं कहीं, जैसे कश्मीर और शेष भारत के बीच एक ब्रिज है। ये कौन सा ब्रिज था? ये ब्रिज नहीं था, ये दीवार थी, ये बर्लिन वॉल थी, जिसको इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ढहा दिया और अमर हो गए ये संविधान के इतिहास के रूप में। सर, इन सारी बातों पे अगर हम चर्चा शुरू करें तो काफ़ी लंबी है। मैं आपसे ना एक बड़ा सटीक सा एक सवाल करना चाहूँगा। आपने भी ना कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देखा होगा प्राइवेट चैनल पे, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात की। उन्होंने कहा कि अगर 370 ख़त्म किया है भारत सरकार ने, तो 2 साल में ये कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं करवा पाए। मैं उनके लिहाज से ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर 2 साल की वो डिमांड कर रहे हैं आपकी वापसी की, तो जब 1990 में आपको वहाँ से निकाला गया था, जो कत्लेआम हुआ, बहू बेटियों की इज्जतें वहाँ पर लूटी गई, जो कुछ वहाँ पर हुआ, बच्चों को मार दिया गया, उस समय इनके बाप दादाओं की वहाँ पे सरकार थी या नहीं थी, या वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर ये काम करते थे, तब ये वहाँ पर खड़े क्यों नहीं हुए आप लोगों के साथ? चूँकि इनके हाथ रंगे हुए हैं हमारे कत्लेआम से, हमारे जिनोसाइड से, ये सारे नायक हैं उसमें मुलविस हैं। और आपको याद होगा कि जब मुझे 2010 का जम्मू कश्मीर साहित्य अकादमी का द बेस्ट बुक प्राइज़ मिला था और मुझे लेना था उमर अब्दुल्ला के हाथ से, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसको रिजेक्ट किया था। मैं एम नॉट गोइंग टू टेक, इसके हाथ से लो जिसके हाथ मेरे जिनोसाइड से रंगे हुए हैं। तो ये लोग सारे हमारे जिनोसाइड के जिम्मेदार लोग हैं, तो इसलिए हमारे लिए कोई ये शॉकिंग नहीं। हाँ, ये गुमराह कुन है विश्व के लिए। देखो जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये चाहता है, ये तो वही उमर अब्दुल्ला है ना जिसने बम बम बोले में पार्लियामेंट में कहा था मैं मुसलमान हूँ और 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, कम्युनल नहीं हूँ, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और कम्युनल नहीं हूँ। ये वही उमर अब्दुल्ला है। तो इसलिए ये शॉकिंग नहीं है, ये चौसर है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल है। इसमें विक्टिम आप ही हैं। दो सांड जब लड़ते हैं तो कुचली तो घास जाती है ना। हम आप एक घास हैं जम्मू कश्मीर में, हमको ये सांड लोग अपने उसमें वाग युद्ध में कुचलते हैं। और शॉकिंग ये है कि जिनसे आपने अपेक्षा रखी थी उनका बदलना, अब बदलने में ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मीनाक्षी लेखी जी का अभी ये जिनकी बात चल रही थी, ये कहना कि जो लोग भारत का हिस्सा अपने को मानते हैं, जो सिटीजन्स हैं, तो वो कहीं भी रह सकते हैं। और अगर आप होम्स को जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, यानी कश्मीर जाना चाहते हैं, हु स्टॉप्स यू? आपको कौन रोकता है? आप जाइए, हम मदद करेंगे। क्या कोविड काल में मज़दूर लोग यहाँ नहीं थे? लाखों मज़दूर दिल्ली में थे, हमने मदद की, दिल्ली सरकार, वो चले गए। हमारी संवेदनाएं हैं मज़दूरों के साथ। कोविड काल में हम स्वयं उसके शिकार रहे हैं कोविड के। लेकिन आप कोविड से ग्रस्त लाखों मज़दूरों की वापसी या उनके आने को जिनोसाइड जिहाद के लोगों से तुलना करते हैं। ये कितनी असंगत तुलना है। उसके बाद का, मैं तो इन ऐसे भी कश्मीरी पंडितों को जानती हूँ जो सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। आप कहना क्या चाहती हैं?
आप तो फारूक अब्दुल्ला की और शेख अब्दुल्ला की फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हो। तो इसलिए आप में फारूक अब्दुल्ला और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में क्या अंतर है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने खंडन नहीं किया इस बात का, रिबटल आप करते हैं। अगर आप रिबटल नहीं करें, खंडन नहीं करते, यानी आपकी पॉलिसी वही है, और वो आपको नंगा करती है देश के सामने। क्या नंगा करती है? देखिए जी, हम आपको वापस ले जाएंगे, वापस अगर ले जाएंगे फिर कहते हैं 10 जगह पे ले जाएंगे। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक कश्मीरी पंटू में ही एक ग्रुप है, वो 1.5 साल पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला और उनको जिनोसाइड की बात को एक और धकेल कर शायद उस पर बिदक भी गए थे, कहा कि आपको 10 जगहों पे जाना है। तो यानी ये पॉलिसी है। बाहर आकर के उनके प्रवक्ता ने कहा, जिसका प्रमाण हमारे पास है, ऑडियो क्लिप है, कि अंदर अमित शाह जी ने कहा 10 जगहों पे जाना है। अभी जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, हमारे मित्र हैं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने अभी इसमें जो आपका डिलिमिटेशन है कमीशन पे गए, तो बाहर आने पर क्या किया, मीडिया में आप देख लीजिए अभी भी है, और दाईं ओर कविंद्र गुप्ता जी खड़े हैं और बाईं ओर निर्मल सिंह जी खड़े हैं और वो बयान दे रहे हैं, हम वहाँ मिलने गए, हमने रिजर्वेशंस मांगी और ट्राइबल्स के लिए, गुजरों के लिए, बकरवालों के लिए हमने मांगी, और हमने कश्मीरी पंडितों के लिए भी मांगी। 3 सीटें हमने मांगी, एक अनंतनाग में के लिए, दूसरा सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर, और तीसरा बारामूला में। यानी दूसरे शब्दों में आप क्या कहते हैं, 3 जगह तो तय की ना आपने। 3 जगहों पे 3 ही जगह पे नहीं रखेंगे, 3 जगह पे 3-3, 4-4 जगहों पे रखें, तो ये तो 10, 12, 15 जगहों पे आप रख रहे हैं। तो आप हमको भेड़ियों के सौंप रहे हो। ये परमानेंटली आपको मॉर्टिगेज रख रहे हैं। अब ये मॉर्टिगेज रख रहे हैं, तो ये पॉलिसी वही है जो एनडीए सरकार की, यूपीए की थी। आप मुझे बताइए, यूपीए सरकार ने 2008 में जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस किया, उसकी हेडिंग क्या थी, टाइटल क्या था? उसका टाइटल था रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन, जबकि एम्प्लॉयमेंट रिहैबिलिटेशन नहीं होती है। मेरा और आपका बेटा मान लीजिए कश्मीर गया उस पैकेज में, जबकि नहीं गया मेरा बेटा, आपका गया है, लेकिन मैं तो जम्मू में ही हूँ ना, तो ये कहाँ हुई? तो वो जो पॉलिसी है, और जी कृष्णा रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री हैं, हाँ, तो उन्होंने अभी बयान दिया 21 मार्च 2021 को, हाँ 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा, ये जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी डिवाइस हुई है 2008 में, यानी मनमोहन सिंह ने, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिहैबिलिटेशन का, यानी ये रास्ता है, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट भाग है उसका। तो ये हमने रिवाइज की 2015 में, जब नरेंद्र मोदी जी 14 में आए तो 15 में रिवाइज की। रिवाइज क्या किया कि वही पॉलिसी जो मनमोहन सिंह की थी, जबकि होना चाहिए था, इनको अमेंड करना था, इसका नाम रिहैबिलिटेशन ख़त्म कर दो, ठीक, एम्प्लॉयमेंट पैकेज कर दो। फिर आपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर रहे हो आप? कौन सा अच्छा, उन पर तो आपने SRO 194 भी लगाया, और उसके अंतर्गत जो क्लास 4 है वो बेचारों चपरासी है कोई बेचारा, उसकी तनख्वाह आप 2 साल तक बेसिक रख रहे हो, यानी 12-13 हज़ार में उसको गुजारा करना है। खुद बेचारा कमाने गया है और परिवार जम्मू में है, उधमपुर में है, कहीं और है, तो वो क्या खाएगा, क्या कमाए? और उसके बाद आप उनको रिहाइश के फ्लैट भी नहीं दे रहे हो। फ्लैट आपने 1100-1200 दिए हैं, जबकि वहाँ 2-3 हज़ार लोग हैं, वो बाकी किरायों पे हैं। और आपसे ये पूछा गया कितने लोग वापस गए 370 हटने के बाद, जो पूरा देश जानना चाहता है। और इन्हीं गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि 570 लोग वापस चले गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के चलते, फिर एम्प्लॉयज़ की, और हमको लगता है कि 2000 और जाएंगे, लेकिन वो भी यही नौकरी के चलते। और इनके लिए हम 6000 फ्लैट्स बना रहे हैं, और जब 6000 फ्लैट्स बना रहे हैं तो यानी आपको रिहाइश, सरकारी रिहाइश दे रहे हो। जब उनकी नौकरी पूरी हो जाएगी तो उनको छोड़ना है वहाँ। उसके लिए रिलीफ कमिश्नर से आप बात आपने की है, उनसे पूछे, वो कहते हैं उनको दे हैव टू लीव इट। तो ये कौन सी रिहैबिलिटेशन हुई? यहाँ जगती आपने दिया है, 4000 फ्लैट्स हैं, ये मालिकाना हक नहीं है। मेरा छोटा भाई वहाँ रहता है, वो न इसको बेच सकता है न कैसे, ये तब तक है जब तक यहाँ है सरकार। तो ये कौन सी रिहैबिलिटेशन? अगर सरकार फिर आपकी मीनाक्षी लेखी जी ऐसा कहती हैं, अगर आपको जाना है तो जाइए, हु स्टॉप्स यू? तो इसका मतलब ये क्या है ना, तो ये जो अब इन्होंने क्या शोषा छोड़ा बीजेपी ने कि देखिए जी, हम वन प्लेस सेटलमेंट की बात, इनके एक अरुण कुमार जी हैं, वो आरएसएस के प्रचारक वगैरह रहे हैं,
उसके बाद वो बीजेपी वगैरह कुछ संपर्क प्रमुख कुछ नए बनाए गए हैं, इससे पॉलिसी से जुड़े हैं। और मैं सप्रमाण कोट करता हूँ, इस महाशय ने ये कशु समाचार पत्रिका में अप्रैल 2021 में छपी हुई रिपोर्ट है और लेखक हैं कमल हाक। उन्होंने उनसे कहा कश्मीरी पंडितों से, अब आप ये रिहैबिलिटेशन का छोड़िए, मैं अरुण कुमार जी को कोट कर रहा हूँ, ये रिहैबिलिटेशन वापसी छोड़ दीजिए, आप हमको अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का काम करिए। ये अगर अरुण कुमार कह रहे हैं जो आरएसएस के हैं और बीजेपी में हैं और रिफ्यूट नहीं करते हैं, और रिफ्यूट करना चाहिए उनको, कम आउट, मैंने नहीं कहा, जबकि उन्होंने कहा 3-4 लोग सामने थे। अगर आपकी पॉलिसी ये है कि आप अपनी भाषा को बचाइए, मैं उनसे उस बुद्धिमान महाशय से ये पूछना चाहता हूँ, कौन कौम अपने एनवायरनमेंट, अपनी भूमि को छोड़कर भाषा बचा सकती है, और आप संस्कृति और इसकी बात करिए। तो यानी ये अगर आपका स्टैंड है तो ये कितना शॉकिंग है। तो मेरे लिए क्या मीनिंग है 370 हटने की? फिर रहती वहीं, आपने 370 एक और हटाया। जब हम स्वागत किया, मैं अभी भी स्वागत कर रहा हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, कंट्रडिक्शंस की बात करें, आपने 370 हटाया, आपने डोमिसाइल के लिए 15 साल क्यों रखे? यानी 15 साल आप क्यों, उसके बाद आप एबल हो जाएंगे? और यानी यार 370 हटाना था, नहीं हटाना था, तो डोमिसाइल को क्यों लाए? और डोमिसाइल के जो कंडीशंस पंजाब में है, ठीक है, वहाँ 0 स्टे है, या कहीं 10 है, कहीं 5 है, क्या जम्मू कश्मीर पे ये लागू किया जा सकता है जबकि आप 370 के शिकार हुए? तो कितने कॉन्ट्रडिक्शंस और अंतर्विरोध हैं इस सरकार में। और मुझे जो लगता है कि सिंसियरिटी नहीं है, और ये जो अब क्या है, इन्हीं का एक ग्रुप, क्योंकि हर समाज में होते हैं, बीजेपी समर्थक समाज है आजकल, उनके काटो तो खून नहीं वाली बात है। अब भाजपा का जो मोहभंग हो रहा है कश्मीरी पंडितों में, जिन्हें कश्मीरी में कहते हैं कि अंग्रेजी में भी कहते हैं टू पुट एग्स इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में जितने कश्मीरी पंडितों के ऑप्शन उन्होंने सारे उसी में डाल दिए अंडे। अब वो अंडे फूट रहे हैं, अब वो अंडे टूट रहे हैं, टोकरी टूट रही है। तो इतना बड़ा मोहभंग है कि क्योंकि कश्मीरी पंडित ट्रेडिशनली कांग्रेसी, लिबरल्स, डेमोक्रेटिक, एजुकेशनिस्ट, और उनकी एक छवि बनी है, और ये भी छवि बनी थी कि नेहरूवादी हैं, और एक सेक्शन ज़रूरी था कि वो संघ का था, बीजेपी के सारे नहीं थे। फिर हम किसी एक कॉरपोरेट को जिता पाते, टिकालाल टपलो को 2200 से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले। तो ऐसे समाज ने सब कुछ अर्पण करके आपके पीछे पीछे चले, आपने उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके तोड़ दिया, आपने विश्वासघात किया, एक मोहभंग किया। तो ऐसे में जो भाजपा की सरकार की पॉलिसी कश्मीर को, जो मीनाक्षी लेखी के माध्यम से खुल के सामने आई, उस पर आपकी चुप्पी और ज़्यादा हैरानकुन है। ये आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विश्वासघात है, जम्मू के 60 लाख डोगरा हिंदुओं के साथ भी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी। ये शॉकिंग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अग्निशेखर जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जिस तरह से मैंने कहा शुरुआत में भी कि 1990 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से निकाला गया था। अब मज़ा तब आता है कि जब कोई शख्स यहाँ पर रहा हो और इनका दर्द जिन्होंने समझा हो। मेरे साथ अगर मैडम मीनाक्षी लेखी जी या बाकी कुछ नेता जो कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर कमेंट करते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला जी ही, एक बार जगती की तरफ चलें या कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ एक रात गुजार के देखें और उनकी कहानी सुने 1990 में क्या हो। वैसे आप जानते हैं, आपके बाप दादाओं की वहाँ पर सरकार थी, लेकिन कहने को कुछ है लेकिन सामने कुछ और है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।